हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 जिसका नाम है हीट। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि हीट क्या होता है। ठीक है, ये किस तरह की एनर्जी होती है, ये क्रिएट किया जा सकता है कि डिस्ट्रॉय किया, एक तरह का हीट एनर्जी होता है। इसमें सारा हर एक चीज़ हीट के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा इंट्रो या बेसिक्स है। कहता है कि जो विंटर में जब ठंड आती है तो हम कपड़े पहनते हैं जो ऊल के बने होते हैं, क्योंकि ये बाहर से क्या रखते हैं, हमको ठंड से बचाते हैं। ऐसे कपड़े जो हमें गर्म रखते हैं, ठीक है, वो विंटर में पहने जाते हैं। वही चीज़ होता है समर में भी। हम लोग ऐसे कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो हमें क्या रखते हैं, हल्का फील करवाते हैं, यानी कि ठंड फील करवाते हैं। जैसे कि कॉटन कपड़े यानी कि सूती के कपड़े हम लोग गर्मी में पहनते हैं। विंटर में क्या होता है कि हमें ठंडा लगता है, इसलिए हम वो मोटे कपड़े पहनते हैं, यानी कि स्वेटर जो कपड़ा रहता है ऊल से जो बना रहता है वो कपड़े हम पहनते हैं। और वही गर्मी में जो कॉटन का बना होता है हम वो पहनते हैं, ताकि हमको हल्का महसूस हो पाए। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा एक तरह से है। हीट यानी कि गर्म को हीट करते हैं। जब आपको गर्मी लगता है तो कहते हैं बहुत ज़्यादा हीट है या बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। कह रहा है कि जब कोई काम करता है तो उसमें एनर्जी लगती है। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब भी उसमें एनर्जी लगेगी। कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब हम अपने पाम को यानी कि इस हैंड को रगड़ते हैं कुछ देर तक, 10 सेकंड तक रगड़ेंगे, तो भी क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लिखा है ना, वी सी डेट आवर पाम्स बिकम वार्म एंड हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। जब आप गर्म करते हैं तब एनर्जी का आपका वेस्ट हो रहा है। जहाँ पे एनर्जी कहाँ निकल रहा है, इस हाथ से निकल रहा है। कि गर्म जैसे ठंडी में होता है ना कि ऐसे करके मुंह पे लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं ताकि गर्म फील हो हमें, तो ये भी एक तरह से क्या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है हमारा हाथ। ये एनर्जी हमारी बॉडी से निकलती है। ठीक है, और जैसे जब हम रब करते जाते हैं उससे हीट निकलती जाती है, यानी कि हीट बढ़ता चला जाता है। कह रहा शुरुआत में यानी कि 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 19वीं शताब्दी में साइंटिस्ट थे जिसका नाम था काउंट रमफोर्ड, और एक दूसरे साइंटिस्ट थे, यानी कि दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, काउंट रमफोर्ड और जेम्स प्रीकॉस्ट। इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक तरह का एनर्जी जिसको कहा गया थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी जो होता है एक तरह से टेम्परेचर वाला ही एनर्जी होता है, यानी कि जब थर्मल यानी कि गर्माहट, तो गर्माहट वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो हीट थर्मल इस दोनों क्या है, सेम है। चाहे हीट बोल, हीट यानी गर्म, थर्मल एनर्जी यानी कि गर्माहट वाली एनर्जी। तो हमें जाना थर्मल एनर्जी। अब उसी को देखते हैं कैसे ये प्रोड्यूस होता है। कोई भी एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर दे रहा पहला पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। कह रहे हैं कि एक थर्मल पावर स्टेशन होता है जहाँ पर इस थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है जला कर क्या, कोयला यानी कि कोल। जिससे ट्रेन चलती है ना, ट्रेन में कोयला डाला जाता है, तो वैसे इस स्टेशन होता है। ठीक है, तो उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी किस एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कोयला डालते हैं उस आग में। जितना ज़्यादा हीट होगा वो उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी। इट इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर उस हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हमारे घर तक आता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है कोयला का यूज़ करके, किसमें, थर्मल पावर स्टेशन में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि इस तरह का स्टीम इंजन होता है। जो पहले की ट्रेन चलती थी वो स्टीम इंजन पे ही चलती थी। अब तो इलेक्ट्रिक वाला या पेट्रोल वाला या डीजल वाला आ गया, लेकिन पहले की जो ट्रेन होती थी अंग्रेजों के ज़माने का, वो स्टीम इंजन पे चलती थी। उसमें भी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी को। जब पहले की जो ट्रेन होती थी उसमें हम कोयला डालते थे बहुत ज़्यादा, तो वो कोयला हीट को प्रोड्यूस करता था। उस हीट का यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी को यानी कि काम करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है। उसी तरीके से जो पहले की ट्रेन थी चलती थी। ठीक है, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कैसे कि जो पहले की ट्रेन रहती है उसमें कोयला लोग डालते रहते हैं और हीट बढ़ते रहता है, और ट्रेन का स्पीड भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया था मैकेनिकल एनर्जी में। एनर्जी कई तरह फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक ही फॉर्म को अलग अलग रूप में कन्वर्ट किया जाता है कुछ चीज़ें यूज़ करके। कह रहा कि जो पहला फर्स्ट इंजन था वो किसने इन्वेंट किया था, जेम्स वॉट ने। किसने, जेम्स वॉट ने। ये एमसीक्यू में आएगा आपके 1 नंबर में, या हो सकता है 1 वर्ड में आए कि हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन पहली बार, पहली बार किसने इन्वेंट किया था, तो जेम्स वॉट ने। किस बेसिस पे किया था, तो ट्रांसफॉर्म किया था हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि वो चाय बना रहे थे अपने किचन में, तो केतली में चाय को ढक दिए थे। तो उन्होंने कुछ काम के लिए वो बाहर गए, जब तक आए हो तो उन्होंने देखा कि जो केतली का ढक्कन था वो उसके साथ क्या हो रहा था, उड़ रहा था। इस केतली के अंदर प्रेशर बनता है उस भाप इंजन का, स्टीम यानी कि भाप। तो केतली के अंदर इतना प्रेशर बन गया कि वो उसको थोड़ा सा अप कर लिया, यानी कि लिफ्ट कर लिया, उठा लिया। उसी तरीके उसका यूज़ करके लोग ट्रेन में भी यूज़ करते हैं भाप इंजन का। ठीक है, कहीं चावल बनता होगा किसी
पतीले में और उसको ढक देंगे तो जब वो गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर जो भाप रहेगा उस पतीले को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा ऑटोमेटिकली। तो उस तरीके से इंजन भी काम करता है। तो एक सिमिलरली अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर आल्सो ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी, मतलब कि उसी तरीके से कई सारे एनर्जी के फॉर्म्स को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या हीट एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एनर्जी का कन्फॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एक से दूसरे फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वी रब आवर पाम्स टुगेदर द मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, यानी कि जो हम पाम को अपने मसल हैं वो क्या है, मस्कुलर, यानी कि ये मसल्स है ना हमारे हाथ में, वो मसल क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो वही कह रहा है कि जब हम अपने पाम को यानी मसल्स को रगड़ेंगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इन एन इलेक्ट्रिक आयरन हीटर और गीजर इलेक्ट्रिकल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो आयरन होता है यानी कि जो प्रेस होता है जिससे कपड़ा प्रेस होता है वो हो गया, या हीटर हो गया जिससे हम ठंड में काम मतलब रूम में लगाते हैं, या गीज़र, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक से चलते हैं ये तीनों। ठीक है, और किस में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी में। ठीक है, जैसे हम प्रेस करते हैं कोई कपड़ा तो प्रेस से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक से चलता है। तो इलेक्ट्रिक क्या करता है, सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा क्या होता है, इस्त्री हो जाता है यानी कि प्रेस हो जाता है। अब बताइए हॉट एंड कोल्ड क्या होता है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट, सम ऑफ देम आर कोल्ड। कह रहा है कि हम अपने मतलब जीवन की शैली में डेली हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो कुछ गर्म रहते हैं, कुछ मतलब ठंडे रहते हैं, जैसे कि बर्फ़ या हो सकता है आग का टुकड़ा यानी कि कोयला। मिक्स इस तरीके से एग्जाम्पल दिया होगा आपके बुक में, करना रहेगा। यहाँ पर नोट है, कह रहा है हीट कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फील्ड। जाहिर सी बात है, आप हीट को कभी देख नहीं सकते, बस उसको फील कर सकते हैं कि गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, इसको आप देख नहीं सकते ना। तो इस तरीके से क्या होता है, आप बस उसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर को क्या करते हैं, थर्मामीटर को हम नापते हैं हीट को, कितना गर्मी है। जब किसी को बुखार होता है तो थर्मामीटर उसके मुंह में डाल देते हैं पता करने के लिए कि उसको कितना डिग्री बुखार है। ठीक है, तो उसका देखते हैं क्या कैसे क्या होता है थर्मामीटर में। इसका सिंपल सा डिफिनेशन बनेगा, अगर आपको आता है तो लिखिएगा। कह रहा है द डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर थर्मामीटर, यानी कि जो शरीर का तापमान को नापता है। कह रहा है ऐसा डिवाइस यानी कि ऐसा यंत्र जो क्या करे, आपके बॉडी के टेम्परेचर को नापे, उसी को थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर, मीटर यानी कि नापना, और थर्मो मतलब कि टेम्परेचर को नापना, तो उसी को हम थर्मोमीटर कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है, जो आपके शरीर को गर्माहट को नापे उसी को थर्मामीटर कहते हैं। कह रहा है कि इसको कई लोगों ने धीरे धीरे इन्वेंट किया, ऐसा नहीं है कि सीधे ये मरकरी तैयार हो गया। ठीक है, कुछ लोगों ने, गैलीलियो पहले इसको थोड़ा सा मतलब पढ़ा और कुछ इन्वेंट किया, फिर रॉबर्ट फ्लड आए, इन्होंने कुछ सहयोग किया, फिर सेंट्रियो आए। इन तीनों की वजह से एक पूरी तरह से क्या हो चुका, थर्मामीटर बन पाया। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मामीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट। कह रहा है अलग अलग ऑब्जेक्ट को नापने के लिए अलग अलग थर्मामीटर आते हैं। जैसे क्या होता है, इस तरह का टेम्परेचर जो रहता है वो किसी और चीज़ में आता होगा, जिसे हम जब बुखार नपवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उसका जो थर्मामीटर रहता है वो ऊपर से प्लास्टिक का रहता है, नीचे से मतलब ग्लास का रहता है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग तरह के थर्मामीटर आते हैं। जैसे टू कॉमन स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, कह रहा है जो हम टेम्परेचर नापते हैं वो दो चीज़ों में नापते हैं, या तो सेल्सियस में नाप लेंगे या तो फ़ारेनहाइट में नाप लेंगे। जैसे कहते हैं ना कि आज का तापमान कितना है, तो कहते हैं लोग कि 40 डिग्री सेल्सियस है, 240 डिग्री क्या है, फ़ारेनहाइट है। तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर नापते हैं दो चीज़ों में, ज़्यादातर सेल्सियस में ही नापते हैं, लेकिन जो ठंड वाला होता है उसको फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर को नापना रहता है तो किस दो चीज़ों में नापते हैं हम, कितना मतलब यूनिट बताएंगे कि 40 क्या सेल्सियस की फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दो फैक्टर होते हैं जिसमें हम टेम्परेचर को नापते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, देखो मैंने यही कहा है कि जो सेल्सियस तो ज़्यादातर यूज़ होता है हर जगह, मतलब सेल्सियस यूज़ करते हैं। कहीं भी टेम्परेचर अगर नापना रहता है तो कहते हैं कि इसको इतना डिग्री सेल्सियस बुखार है या इतना डिग्री टेम्परेचर आज का है। इसको किसने प्रोड्यूस किया था, यानी कि किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था, उससे दिस एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था एंडर्स सेल्सियस। उन्हीं के नाम पे ये थर्मामीटर मतलब उनका डिग्री का नाम पड़ा, उनके यूनिट का नाम पड़ा। इसका क्या नाम है, एंडर्स सेल्सियस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ 0 डिग्री। इसके हिसाब से जब पानी जमता है तो किस टेम्परेचर पे जमता है, 0 डिग्री। जैसे ही 0 डिग्री पहुँचती है पानी जमना शुरू होता है और वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि उबलना, जब पानी हम गैस पे रखते हैं तो किस टेम्परेचर पे उबलना स्टार्ट होता है, 100 डिग्री पे। ये दोनों पॉइंट, ये दोनों डिग्री याद रखिएगा, किस पे पानी जमना स्टार्ट हो जाता है 0 डिग्री पे, और किस पे उबलना स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री पे। इट इज़ डिनोटेड बाई सेल्सियस अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल वैल्यू। कह रहा है कि ये किससे डिनोट किया जाता है, सेल्सियस डिग्री, यानी कि इस तरीके से ये ऊपर ऐसे 0 लगा देंगे और बड़ा सा C लिख देंगे। तो क्या लिख पढ़ेंगे इसको, मान लो 100 डिग्री है तो क्या पढ़ेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, डिग्री। तो इस तरीके से हम नापते हैं
और देखते हैं कि कितना पे गर्म हो रहा है, कितना पे ठंडा हो रहा है। तो जो कश्मीर वगैरह में जो बर्फ़ रहती हैं वो 0 डिग्री पे जाते जाते वो आता है ना, वो माइनस टेम्परेचर चला जाता है, तो इसलिए वहाँ का बर्फ़ क्या होती है, जम जाती हैं, वहाँ का पानी जल्दी नहीं होता है। फिर इसको गर्म करना पड़ता है 100 डिग्री पे। ठीक है, यही थे एंडर्स सेल्सियस, इन्होंने ही बनाया था यूनिट को। हमने पढ़ा सेल्सियस के बारे में। अब हम देखते हैं जो सेकेंड यूनिट था फ़ारेनहाइट, ये इनको नाम पे पढ़ा। क्या था नाम था? फ़ारेनहाइट स्केल इस तरह से लिखते हैं, डिग्री F लिखते हैं। ठीक है, इसने किसको प्रपोज किया था, यानी किसने बनाया था? जर्मन के एक फिजिसिस्ट थे, यानी कि फिजिक्स पढ़ाते थे या फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने, इनका नाम था गैब्रियल फ़ारेनहाइट। वो अपने नाम पे जब इसको डिस्कवर किए इस यूनिट को, तो अपने नाम पे रख दिए क्या? फ़ारेनहाइट डिग्री। इनके हिसाब से जो पानी गर्म होता है, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में गर्म होता है कितना पे? 212 डिग्री पे। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना 100 डिग्री पे पानी गर्म होता है किसके? सेल्सियस के हिसाब से, एंडर सेल्सियस के हिसाब से, और फ़ारेनहाइट में 212 है, यानी कि 112 बढ़ा दीजिए। अब कह रहा है कि फ्रीज कितने पे होता है? सेल्सियस के हिसाब से 0 डिग्री पे होता था, और इनके हिसाब से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं डिग्री F से। ठीक है, 0 लिखेंगे, F लिखेंगे अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल वैल्यू में, यानी कि जैसे मान लो इस तरह लिखा है ना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 212 डिग्री पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर, पानी उबलने लगता है। तो याद रखिएगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस पे 0 डिग्री पे पानी क्या होता है? फ्रीज होता है, 100 डिग्री पे उबलने लगता है। फ़ारेनहाइट में 212 पे उबलता है और 32 पे फ्रीज होता है, यानी कि बर्फ़ बनने लगता है। अब कहता है कि टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, कितने प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं देखते हैं। कह रहा लगभग मतलब ज़्यादातर 2 प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, जिसका नाम है क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी कि जो क्लिनिक में यूज़ किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। होता है ना, आप बुखार नपवाने जाते हैं तो इस तरह का थर्मामीटर होता है, जिसके जो डॉक्टर है नापता है, बताता है कि आपको इतना बुखार है, या इतना 100 डिग्री या 102 डिग्री क्या है सेल्सियस बुखार है। तो पहला होगा क्लिनिक, यानी कि जो डॉक्टर यूज़ करते हैं क्लिनिक में। दूसरा हो गया लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी कि जो लैब में यूज़ होता है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसे इस तरीके से जब कोई आप एक्सपेरिमेंट करेंगे हायर क्लासेस में, तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? थर्मामीटर मिलेगा। पहला देखते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो कह रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर, कह रहा है ये वो थर्मामीटर है जो नापता है क्या? बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि हमारे शरीर का टेम्परेचर नापता है। कौन? क्लिनिकल थर्मामीटर। या जानवरों का टेम्परेचर नापता है, उसी को क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। तो सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, बना के भी लिख सकते हैं कि कैसा कह रहा है। पूछेगा क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, क्या लिखेंगे कि वो थर्मामीटर जो बॉडी के टेम्परेचर को नापता है, उसी को क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, अगर मान ली 2 नंबर का क्या, तो दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा कि इट वाज इन्वेंटेड बाय सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट इन 1886। डेट नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, बस उनका नाम में लिख दीजिए, सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट। इसको क्या कहा जाता है? डॉक्टर्स थर्मामीटर का भी कहा जाता है, क्योंकि ये डॉक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको डॉक्टर क्लिनिक थर्मामीटर भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल सा 3 पॉइंट, जो कि आप बना के लिख सकते हैं। बस आपको क्या याद करना है, किसने इन्वेंट किया था? सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने, और इसको जैसी बात डॉक्टर यूज़ करते हैं तो डॉक्टर थर्मामीटर हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट ये आपका आ गया, यानी कि 3 नंबर का तैयार हो गया। नेक्स्ट आता है कि ये इट इज़ मेड लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब विथ बल्ब इट इज़ 1 इंच, यानी कि किससे बना होता है वो देखते हैं। असल में ये बना होता है मरकरी से, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है हमारे लिए। अगर वो मरकरी हमारे मतलब शरीर के अंदर चला जाए तो हम तुरंत ही क्या होंगे? मर जाएंगे। लेकिन उसमें सिस्टमेटिक तरीके से उसको बनाया गया रहता है। देखते हैं, कह रहा है कि ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसमें दोनों शो करता है, यानी कि दोनों यूनिट शो करता है, यानी कि सेल्सियस भी शो करता है और फ़ारेनहाइट भी शो करता है। या तो 212 डिग्री के मतलब रहा तो आपको बुखार है, यानी कि 100 डिग्री से ऊपर रहा टेम्परेचर सेल्सियस में तो आपको बुखार है, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री के आसपास रहा तो आपको बुखार है, और उससे कम रहा तो बुखार नहीं है, वैसे ही आपका शरीर बस गर्म है। ठीक है, तो वही यहाँ पर इतना कह रहा है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी पर्सन ऑफ 37 डिग्री और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, हर बार पूछता है, हायर क्लासेस तक पूछता है, यहाँ तक एग्जाम में पूछता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है शरीर का वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है कि ना, 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये याद रखिएगा कि 37 डिग्री जो कि आपका भी जो टेम्परेचर होगा इस समय वो कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये आपका बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मल। हमेशा अगर आप रूम में रहते हैं तो ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, बाहर जाते हैं तो थोड़ा हो सकता है धूप लगे तो और ज़्यादा गर्म हो जाए, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर एक इंसान का, एक ह्यूमन बींग्स का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, कह रहा है कि सेल्सियस में अगर इसके ऊपर जाता है, यानी कि हो सकता है 40 चला जाए और ये क्या हो जाए 100 पार हो जाए, तो माना जाता है कि इंसान क्या हुआ? फीवर हुआ, यानी कि बुखार हुआ है। ठीक है, 37 यानी कि 37 था, अब 38 या 49 50 39 40 हो गया, तो सेल्सियस में तो बुखार है, या फ़ारेनहाइट में 100 से ऊपर चला गया तो बुखार है।
जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कह रहा है कि जो रेंज होता है उस फॉरेनहाइट, जैसे ये है ना थर्मामीटर, इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री। और 35 डिग्री से 42 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री का होता है, और बुखार होगा तो हो सकता है 38 हो जाए, 39 हो जाए, या 40 हो जाए, 41 से 42, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 42 होगा कि मतलब कि आपका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको एडमिट करना पड़ सकता है। तो इतना ही टेम्परेचर रहता है क्या बोलते हैं सेल्सियस में। फॉरेनहाइट में देखेंगे 94 से 108 डिग्री तक, यानी कि अगर 108 आपका टेम्परेचर चला गया तो यानी कि आपका कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है थर्मामीटर, वो आता है डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। ये क्या होता है? जो डिजिटल होता है ना, ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसमें मरकरी नहीं होता है, ठीक है। इन सब में क्या होता है? मरकरी होता है, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन जो डिजिटल वाले इस तरीके से जो आते हैं थर्मामीटर, ये डिजिटल होते हैं, यानी कि सेल से चलते हैं, उसमें के अंदर सेल लगा होता है, तो उससे वो चलते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होता है? खतरनाक नहीं होता है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। आप चाहें तो घर पर भी रख सकते हैं, ठीक है, यही कह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या क्या प्रिकॉशन, यानी कि क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए जब हमें इसका यूज़ कर रहे हो या इसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है। या तो मरकरी थर्मामीटर का यूज़ कर रहा हो या तो डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हो। डिजिटल यानी कि जो सेल से चल रहा है, और मरकरी यानी कि जिसके अंदर मरकरी है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। पहला मरकरी यानी कि जिसमें के अंदर मरकरी भरी हुई हो, और दूसरा जिसके अंदर सेल यानी कि डिजिटल हो, ठीक है। तो कह रहे हैं इन दोनों का हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किस किस सावधानी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सावधानियाँ लिखी हैं पॉइंट में, देखते हैं। तो जो पहला प्रिकॉशन कह रहा है, ये कह रहा है कि जब जैसे मान लो आपके घर में दो लोग को बुखार हुआ, ठीक है, ऐसा ना हो, अच्छा है, लेकिन अगर हुआ तो क्या करेंगे? आपके पास क्या है? डिजिटल थर्मामीटर है या मरकरी थर्मामीटर है? जो भी है दोनों में से, मान लिया आपके पास दोनों है या कोई भी एक है जो यूज़ कर रहा है। कह रहा है एक को यूज़ करने के बाद, यानी कि पहला जो पर्सन ने यूज़ किया है, उस जो यूज़ करने के बाद उसको क्या करना चाहिए? डेटॉल से धो देना चाहिए या उसको सूखे पानी से पोंछ देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो ये तो पहला हुआ कि पहला सावधानी, थर्मामीटर कैसे यूज़ किया था, यानी कि जो पहला यूज़ कर लिया उसके बाद उसको डेटॉल से सैनिटाइज कर दें या उसको पानी से क्या करें? पोंछ दें, ठीक है। ये हो गया पहला। सेकंड प्रिकॉशन क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि जो ये वाली मरकरी होती है, जो सेकंड हमारी सावधानी है, वो ये वाली जो मरकरी होती है उसको पहले बार यूज़ किए, ठीक है। दूसरी बार जो यूज़ करने आ रहा है तो उसको क्या करना है? पोंछने के बाद यानी कि साफ़ करने के बाद उसको क्या सेक करा देना, जर्क कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि जो मरकरी का लेवल हो 35 डिग्री से कम हो जाए, ठीक है। तभी तो आप नाप पाएंगे, क्योंकि आपका टेम्परेचर ही 37 डिग्री होता है। जब 35 डिग्री रहेगा तभी तो टेम्परेचर ये बता पाएगा। तो यानी कि उसको पोंछने के बाद उसको सेक कर देना चाहिए ताकि वो फिर जो सारा का सारा मरकरी हो कहाँ पर आ जाए? 35 डिग्री पे आ जाए, ठीक है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। कह रहा है कि इसको बल्ब से नहीं मतलब होल्ड करना चाहिए जब इसको पढ़ रहे हो, ठीक है। बल्ब यानी कि ऐसे उल्टा नहीं इसको पकड़ना चाहिए। जब आप उल्टा पकड़ेंगे तो आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको सीधा पकड़िए। डू नॉट लाफ और टॉक विद द थर्मामीटर इज योर माउथ। कह रहा है कि जब आप इस थर्मामीटर को अपने मुंह में डालते हैं तो आप हंसिए मत और ना ही बात करिए, तभी तो पता चल पाएगा अच्छी तरह से कि आपको कितना बुखार है। अगर आप हंसेंगे तो हो सकता है कि ये मरकरी टूट जाए और जिसका बल्ब जिसके अंदर मरकरी है वो आपके अंदर चला जाए। तो क्या होगा? आप तुरंत क्या हो जाएंगे? 1-2 घंटे के अंदर ही मर जाएंगे, क्योंकि मरकरी जो होता है बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होता है, यानी कि गैस नहीं मतलब पार्ट ऑफ तरह सा जो मरकरी होता है वो इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक है, एक तरह का जहर का काम करता है ये। तो इसीलिए मतलब कह रहा है कि ये सावधानी बता रहा है कि जब आप यूज़ कर रहे हैं इसको तो क्या बोलते हैं, आप हंसिए मत या हिलिए मत ताकि मरकरी फूटे ना। कह रहा है कि जब आप इसका टेस्ट कर रहे हो, यानी कि जब आप मरकरी को से अपना बुखार को नाप रहे हो तो उसको क्या हो कि स्लाइटली एकदम कि क्लियर देखें, मतलब अंधेरे में ना पता चले, ना ही उसको इधर उधर तेज़ी से घुमाएं। आप सीधे से आराम से यानी कि सॉफ्ट हैंड से उसको देखिए उस टेम्परेचर को। कीप द लेवल मरकरी ऑफ द लाइन स्लाइटली वाइट रीडिंग। वही चीज़ फिर कर रहा है कि जब आप मरकरी को पढ़ रहे हो तो क्या होगा? सॉफ्ट हैंड से यूज़ करें और क्या हो लाइन यानी कि स्ट्रेट हो, आपका मतलब हाथ में जो मरकरी होगी वो ऐसे हो, ना कि इधर उधर घूम रहा हो। और इधर उधर घूमेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, कि पता ही नहीं चलेगा आपका कितना टेम्परेचर है। वी शुड नॉट टेक इट क्लोज टू द फ्लेम, कीप इट इन द सन। यानी कि उसको फ्लेम के पास, यानी कि फ्लेम यानी कि आग के पास या सूरज की रोशनी में उसको नहीं ले आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो क्या हो सके, इंटरमिक्स होकर कुछ अलग रिएक्शन हो सके। तो उसको मतलब एक लाइट में किया जाता है, ना कि एक गर्म हीट के पास या रोशनी के पास, ठीक है। इसलिए जो डॉक्टर बैठे रहते हैं थोड़ा पर्दा लगा के बैठे रहते हैं ताकि उनको कूल महसूस हो, ठंडा हो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि नापने के बाद, यानी कि जो आप नाप चुके हैं, आपको पता चल चुका कि आपका बुखार कितना है, उसके बाद आपने क्या हुआ, उस इसे मरकरी है, मरकरी को कहाँ रखा? मेज पर रखा, और वो धीरे से ऐसे डूबूर के नीचे चला गया और फूट गया, उसका जो मरकरी होगा तो बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा? उसको उस समय में आप क्या करिए, धीरे से कपड़ा लीजिए, ठीक है, जो कि कोई भी कपड़ा हो, बस वो ऐसा कपड़ा हो कि उस मरकरी को साफ़ कर सके, ठीक है। उस मरकरी को धीरे से एक डब्बे में या पॉलिथीन में डालिए
और धीरे से क्या करिए, उसको डिस्पोज कर दीजिए, ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, नहीं तो क्योंकि मरकरी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हमारे लिए। नेक्स्ट कंक्लूजन आता है, देयर आर डिफरेंसेस इन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पर्सन। जाहिर सी बात है, हर एक टेम्परेचर का यानी कि हर एक पर्सन को अलग अलग टेम्परेचर रहता है। जो धूप में है उसका टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है, जो रूम में है उसका टेम्परेचर अलग होगा बॉडी का। हो सकता है 37 डिग्री तो नॉर्मल है, हो सकता है क्या 35 हो या 38 हो। या जो कश्मीर में उसका टेम्परेचर अलग हुआ, जो साउथ में है यानी कि जो तमिलनाडु में उसका टेम्परेचर बॉडी का अलग होगा। मतलब अलग अलग टेम्परेचर हो सकते हैं एक इंसान के, वही बस कह रहा है। अब आता है सेकेंड टाइप हमारा लेबोरेटरी, यानी कि जो हम लैब में यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, उसका देखते हैं। द थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप लोग जब डिफिनेशन लिखेंगे और नहीं याद आता है तो ऐसे याद करेंगे कि लैब यानी कि जो लैब में क्या हो रहा हो, थर्मोमीटर यूज़ हो रहा हो, उसी को हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये सिंपल सा डिफिनीशन है, अगर याद हो जाता है डिफिनेशन तो और अच्छा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो थर्मोमीटर है यूज़ किया जा रहा हो किसको, अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए एक लैब में एक्सपेरिमेंट द्वारा, उसी को हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफिनीशन बनाते हैं। अब आता है थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। यही होता है लैब वाला थर्मोमीटर। जो लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर होता है कह रहा है वो लंबा होता है, ठीक है, एक पेंसिल की तरह बहुत लंबा होता है, पतला होता है, यानी कि जो रॉड होगा ये वाला बहुत पतला होगा इस तरीके से, और क्या होगा, यूनिफॉर्म ग्लास सील्ड होगा, यानी कि इधर से भी वो बंद होगा, इधर से भी वो ढक्कन बंद होगा। ठीक है, इस तरीके से लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर रहता है। इस थर्मोमीटर में भी क्या होता है, मरकरी भरा रहता है, इसलिए इसका नाम भी उसी मरकरी पे पड़ा है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। कह रहा है कि जो इसका स्ट्रक्चर रहता है, यानी कि जिस तरह ये जो मरकरी रहता है लेबोरेटरी वाला, कह रहा है लगभग उसी तरह का रहता है जैसे कि क्लिनिकल वाला थर्मोमीटर था जिसमें मरकरी भरी थी, ये भी उसी तरह का रहता है, बस थोड़ा सा क्या रहता है, लंबा रहता है। कह रहा है जो इसका रीडिंग आता है वो लगभग -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो रेंज आता है वहाँ उसका क्या था, 35 से लेके 45 तक ये था, ठीक है, या 42-43 तक की था, और फ़ारेनहाइट में 98 से लेके 108 डिग्री था। लेकिन ये इसका देखिए कितना बड़ा रेंज है, क्योंकि भाई अलग अलग ऑब्जेक्ट है, कुछ छोटे ऑब्जेक्ट होंगे, कुछ बड़े ऑब्जेक्ट होंगे, उसको नापने के लिए क्या होगा, अलग अलग भाई मतलब ज़्यादा टेम्परेचर वाला नापना पड़ेगा। इसलिए कह रहा है कि -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक, यानी कि +110 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको नाप सकते हैं। किस वाले से, लेबोरेटरी थर्मामीटर से। अब इसमें कुछ प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन यानी कि कुछ सावधानियाँ आती हैं जो हमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले देखना चाहिए, या मतलब सावधानी बरतना चाहिए। तो क्या है, जो पहला पॉइंट सावधानी का आता है, कहता है कि जो लेबोरेटरी का थर्मामीटर होता है वो कैसा, अपराइट, यानी कि सीधा ऐसे पकड़ना चाहिए। कोई भी टेम्परेचर, कोई भी थर्मामीटर आप यूज़ कर रहे हो तो हमेशा सीधा ही पकड़ेंगे, इस तरीके से जैसे ये लड़का पकड़ा है, ठीक है, ये लड़की जो भी हो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड ऑलवेज कीप अपराइट, यानी कि ऐसे अप, यानी कि खड़ा, ऐसे खड़ा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द बल्ब ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड प्रोपोर्शनली डिप्ड इनटू द टेम्परेचर द मेजर। कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को नापने के लिए उसको अच्छी तरह से उसमें डुबोएंगे। जैसे ये मान लेते हैं क्या है, मरकरी है, ठीक है, या लेबोरेटरी थर्मामीटर है, कम से कम जहाँ तक टेम्परेचर होगा उसको वहाँ तक ऐसे खड़ा हुआ उसमें पानी में डुबोएंगे और पता करेंगे कि पानी कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, तो हमेशा उसको इस तरीके से रखते हैं, यानी कि अपराइट रखते हैं। नेक्स्ट हमारा सावधानी है, जो तीसरा कह रहा है, यानी कि जो बल्ब होगा जिससे जो ज़मीन मतलब जो ग्लास में लड़ेगा वो पूरा बेस को टच ना करे। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं ग्लास है, अगर ऐसे इसमें डाल रहे हैं तो पूरा इसके लेवल तक ना आए। ठीक है, इन्हें नहीं कि मार दम से पूरा अंदर चल रहा है, ठीक लड़ जाए उसमें, क्या हो हल्का सा ऊपर रहे, बस नापने के लिए, पूरा लड़े ना उसमें, ताकि वो फूटे ना। अगर जैसे ही उसमें और कंटेनर में थोड़ा सा भी क्या होगा, अगर लड़ता है तो हो सकता है वो फूट जाएगा और मरकरी पूरा उस ग्लास में फैल जाएगा, जो कि एक तरह से पॉइजनस की तरह काम करेगा। अनदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। जो दूसरे तरह का थर्मोमीटर है वो क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि हाई टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है। दिया गया मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, यानी कि पूरे दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर नापने के लिए और लोवेस्ट टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है इस तरीके से। ठीक है, तो पूछते हैं ना कि दिन का टेम्परेचर कितना है, तो हो सकता है कश्मीर का क्या हो -10 डिग्री हो और यहाँ का लगभग प्लस क्या हो 30 या 45 डिग्री हो सेल्सियस में। तो इस तरीके से ये जो थर्मामीटर है इसका हम यूज़ करते हैं दिन का टेम्परेचर नापने के लिए कि दिन का टेम्परेचर कितना है। इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। अब आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कैसे हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, यानी कि देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। कह रहा है कि जो फ्राइंग पैन होता है जिसमें हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, जब उसको हम गैस पे यानी कि फ्लेम पे रखते हैं, तो मैं क्या कह रहा था कि जब आप उस फ्राई पैन को जब आप फ्लेम पर रखेंगे तो फ्लेम क्या होगा, उस हीट करेगा और हीट पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, उस फ्राई पैन में, यानी कि उस बर्तन में।
इस तरीके से वो बर्तन क्या होता है, गर्म हो जाता है, उसमें हम खाना बनाते हैं। तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है ना। पहले वो फ्लेम में था, फ्लेम में किसने गया, उस फ्राइंग पैन में गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब उस पैन को हटाएंगे उस फ्लेम से, यानी कि जब उस गैस से हटाएंगे उस फ्लेम को, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरीके से क्या होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि हीट ऑलवेज, यानी कि हमेशा जो है हीट ट्रांसफ़र होता है हॉटर से कोल्डर में और कोल्डर से में ठंडा में। यानी कि जैसे बर्फ़ है, अब बर्फ़ जब फ्रिज से निकालते हैं, अगर उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख दीजिए, निकाल के एक कटोरी में बाहर रख दीजिए, देखेंगे कि 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद तो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। वही पानी धूप में रख दीजिए तो शाम तक वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हीट क्या हो रहा है, पानी को ठंडा से गर्म, फिर गर्म से ठंडा कर रहा है। तो हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। अब देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। पहला तरीका है कंडक्शन, यानी कि कंडक्ट कराना। यानी कि जैसे ये तार है, यहाँ से हम बिजली ने प्रोड्यूस करी और ये बिजली हेतु हुए आपके घर तक आई। इसी तरह से कंडक्शन होता है, जो आपके घर में बिजली आती है वो कंडक्शन की वजह से आती है। नेक्स्ट होता है कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन भी एक तरह का साधन है जिससे हम हीट को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। नेक्स्ट होता है रेडिएशन, कहते हैं ना, जैसे मूवी वगैरह में आपने सुना होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन है। रेडिएशन है कि एक तरह से हीट है जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है आपके बॉडी को। तो जहाँ पर न्यूक्लियर बम वगैरह या हाइड्रोजन बम बड़ा फोड़ा जाता है, धमाका किया जाता है, तो वहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। इसलिए कहते हैं कि जैसे जापान में जब हिरोशिमा पे जब बम गिरा था, अमेरिका ने गिराया था, तो वहाँ पर लगभग 10 या 25 सालों या 50 सालों तक क्या हुआ, रेडिएशन फैला रहा, वहाँ पर हीट फैली रही, एक अलग तरह का हीट जो लोगों को क्या करती थी, अपाइज बना देती थी, कैंसर हो जाता था उन लोगों को, मतलब अलग अलग बीमारियाँ हो जाती थी उस रेडिएशन के कारण। तो ये भी एक तरह का साधन है। तो पहला देखते हैं कंडक्शन क्या होता है, जिसका सिंपल सा डिफिनीशन यहाँ पर अंग्रेजी मतलब किताबी भाषा में दिया गया है कि वो प्रोसेस या वो प्रतिक्रिया जिसमें ट्रांसफ़र हीट होता है हॉटर से ठंडे में। यानी कि एक हॉटर ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत बड़ा, जैसे प्रेस ले लेते हैं, ठीक है, ये प्रेस है और ये कपड़ा है, तो कपड़ा ठंडा होगा तो ये पर जो हीट होगा उसमें ट्रांसफ़र करेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। या ले सकते हैं तार, तार नहीं होता है जो पोल में लगा होता है, तो भी क्या होता है, इस एक पोल यहाँ रहता है, एक पोल यहाँ रहता है, इससे कनेक्टेड रहता है एक वायर से। जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आती है, तो उसको हम क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बना कर लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई ऑब्जेक्ट के द्वारा। यानी कि ऑब्जेक्ट तो ट्रांसफर होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, आयरन होगा, एल्यूमिनियम होगा, सिल्वर होगा, कॉपर होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, हीट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन। यानी कि बिजली को दौड़ाना या हीट को दौड़ाने को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन। नेक्स्ट अपना कि कह रहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट रहता है वो तीनों जगह, तीनों मतलब कि सॉलिड से भी पास हो सकता है। जो सॉलिड यानी कि आयरन जो होता है, सॉलिड युक्त होता है लोहा, उससे भी हीट को पास कराया जा सकता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है लिक्विड, यानी कि पानी। जैसे पानी में अगर इलेक्ट्रिसिटी डाल दीजिए तो पूरा पानी की मछलियाँ मर जाती हैं, तो उसकी मरती हैं इसी वजह से, क्योंकि पूरा पूरा हीट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पास हो जाता है पानी में और गैस में भी। जैसे एक मान लेते हैं क्या है, गैस ले लीजिए, उसमें कुछ तितलियों को रख लीजिए, उस गैस के अंदर क्या हुआ, उस एक तार को, यानी कि बिजली वाले तार को उसमें डाल दीजिए, तो जब आप उस बिजली को तार में डालेंगे तो पूरी तितलियाँ क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो भी अट्रैक्ट करेंगे उस इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कंडक्शन किस में हो रहा है, सॉलिड में भी हो रहा है, लिक्विड में भी हो रहा है और गैस में भी हो रहा है, ठीक है। इन सॉलिड द मेन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कंडक्शन। जो सॉलिड में यानी कि जो लोहे वगैरह में, यानी कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन किस लिए यूज़ करेंगे, जब वो हीट ट्रांसफर किस में होगा, सॉलिड में होगा, ठीक है। और सबसे तेज़ इसी में होता है, सॉलिड में ही होता है, यानी कि सिल्वर में होता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कंडक्शन इज़ फास्टेस्ट इन सॉलिड। जो कंडक्शन होता है यानी कि जो हीट ट्रांसफर होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है, वो सबसे तेज़ किस में होता है, सॉलिड में। क्यों होता है, इसका रीज़न देखिए, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि जैसे ये सॉलिड है, मान लेते हैं ये जो पेन है ये क्या है, एक आयरन है, ठीक है, लोहा है या सिल्वर या कॉपर है। इसमें अगर हीट प्रोड्यूस करेंगे तो सबसे तेज़ होगा, यानी कि लिक्विड से भी तेज़ होगा और गैस से भी तेज़ होगा। क्यों होगा, ये देखिए, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इनके यानी कि जो एटम्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिससे ये बना हुआ है, वो क्या है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, यानी कि सबसे क्लोज पार्ट में है, ठीक है, अपने फिक्स पोजीशन में तैनात है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी तो लेट नहीं करेगी पहुँचने में, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि एक साथ है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से वहाँ तक पहुँचेगी, ये इसको देगा, ये इसको देगा, इस तरीके से तेज़ी से यहाँ तक पहुँचेगी। वहीं लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स एक जगह नहीं होते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो लिक्विड क्या होता है, थोड़ा मतलब जाएगा, उसमें भी तेज जाएगा, लेकिन सॉलिड से क्या होगा, कम जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या है, एकदम फिक्स पोजीशन पे है और ये कुजली क्या है, अटैच्ड है, जैसे इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह टाइट तरीके से। तो
मतलब इस तरीके से सॉलिड में क्या होता है, बहुत तेज़ी से कंडक्शन होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और बहुत पास होते हैं, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और गैस से भी। गैस के तो बहुत दूर होते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत कम तेज़ी से, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हीट क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो यहाँ पर दिया है क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, बहुत ही फिक्स पोजीशन पे होते हैं, बहुत पास होते हैं, ठीक है, और ये हमेशा होते हैं परमानेंटली, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पहला मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और कोलाइड करेगा दूसरे मॉलिक्यूल से। इस तरह से ये प्रोसेस चलती जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी दन से इस जगह से दूसरी जगह पहुँचेगा, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। ये जो रॉड होगा, मतलब कि तो सिल्वर या कॉपर या आयरन होगा, सॉलिड में कंडक्शन काफ़ी तेज होगा इसी की वजह से, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होंगे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होंगे या फिर एक दूसरे के, मतलब काफ़ी क्लोज पैक्ड होंगे, ठीक है, सबसे नज़दीक होंगे, लिक्विड से भी और सॉलिड से भी। अब आता है इन कंडक्शन देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। कंडक्शन में क्या होता है, जब हीट ट्रांसफर होता है यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है तो वहाँ पर मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का कोई मूवमेंट नहीं होता है। क्यों मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि मूव नहीं करते हैं, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट को प्रोड्यूस किया जाएगा तो जो पार्टिकल्स हैं आपस में भागेंगे नहीं। क्यों नहीं भागेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्लोजली पैक्ड है, यानी कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये हिल भी नहीं सकते। अगर हिलते हैं तो हम इसको हाथ में से पकड़ पाते, ऐसे मोड़ पाते, नहीं मोड़ पाते। जैसे पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मूव करते रहते हैं, इसकी वजह से जब हम पानी अपने हाथ में पकड़ते हैं तो पूरा पानी क्या होता है, गिर जाता है। तो ये कहना चाह रहा है, हाउ वी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय कंडक्टिंग ओनली इफ टू ऑब्जेक्ट इन कंटेक्ट। कह रहा है कि हीट या इलेक्ट्रिसिटी तभी ट्रांसफर हो सकता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो, और ये बीच वाला ये अलग है, ये अलग टूट गया है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, ठीक है। इसी की वजह से जब हमारे गांव में या शहर में लाइट नहीं आती, क्यों नहीं आती है, कि जो पोल रहता है यानी कि जो बिजली के खंभे रहते हैं उसमें जब जो वायर रहता है वो क्या होता है, टूट जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी इस जगह से इस जगह नहीं पहुँच पाती है, और जैसे ही इसको कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से सट से पहुँच जाती है दूसरी जगह पर। तो वही रीज़न दिया है कि क्यों जो है ट्रांसफ़र जो है कंडक्शन के द्वारा होता है, क्योंकि द टू ऑब्जेक्ट आर इन कनेक्ट, यानी कि आपस में कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज़ नॉट द सेम, यानी कि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम ना होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये भी 100 डिग्री पे उबाल कर ये भी डिग्री पे है, और ऐसा होगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें अगर करंट जा रहा है, जैसे यहाँ पर करंट आ रहा है, ठीक है, तो ये तो गर्म होगा, ये अभी ठंडा होगा, तो जैसे ही कनेक्ट होगा ये इसमें भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा, और ऐसे ही प्रोड्यूस होते आपके घर तक बिजली आ जाती है। तो ये होता है, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब देखते हैं कुछ मटेरियल जिसके द्वारा क्या होता है, हीट को प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि भिजवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। क्या होते हैं, ये बर्तन वगैरह होते हैं, जो किससे बने होते हैं, लोहे से बने होते हैं, सिल्वर से यानी कि एल्युमिनियम वगैरह से बने होते हैं, तो उसमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाती है। दिया है द सब्सटेंस विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि एल्युमिनियम कॉपर। कह रहा है कि ऐसे सब्सटेंस यानी कि ऐसे तत्व, ठीक है, या ऐसे मटेरियल जो अलाउ करते हो, यानी कि आने देते हो हीट को अपने अंदर, ठीक है, काफ़ी आसानी से, उसको हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वही हम पढ़ रहे थे कि जैसे कि आयरन है, ठीक है, या सिल्वर है, कॉपर जो भी है, मतलब कि एक मेटल होना चाहिए, ठीक है, अगर ये अलाउ कर रहा है यानी कि आने दे रहा है बिजली को या हीट को अपने अंदर काफ़ी आसानी से, एक जगह से दूसरी जगह चल पा रहा है इसी के सहारे, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। तो वही है, इतने सारे एग्जांपल दिए हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं जो कि हीट या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो हीट को प्रोड्यूस नहीं करवाते हैं, जैसे देखते हैं उनका डिफरेंस क्या होगा। उसमें लिखेंगे कि ऐसे तो यानी कि आप चाहे तो बना कर लिख सकते हैं, बस आपको समझना है। क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर यानी कि बेकार, यानी कि, और बैड यानी कि खराब, यानी कि खराब कंडक्टर होता है हीट के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक जब होता है, जो भी कोई प्लास्टिक होता है उसमें हीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए जो बोर्ड वगैरह बनते हैं जिससे हम स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि उसमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, दौड़ता नहीं है, इसी वजह से हमको लाइट भी नहीं लगता है, यानी कि बिजली की झटके हमको नहीं लगते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वुड, लकड़ी में भी क्या होता है, हीट या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ता है, अगर ये दौड़ता तो इसी का सारा पुल नहीं बन पाता। सम सच मटेरियल आर कॉल्ड इंसुलेटर, इनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। देखिए अब आता है कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है, जो करंट को कंडक्ट करवाता हो यानी कि भिजवाता हो, उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। उसी के नाम में छुपा है सारी चीज़, कंडक्ट, ठीक है, यानी कि भिजवाना, किसको, इलेक्ट्रिसिटी या हीट को, उसको क्या करेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये सारे बर्तन हो गए, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर। ऐसे सब्सटेंस जो हीट को पास न करवाते हैं वो क्या कहेंगे, बैड कंडक्टर, यानी कि खराब कंडक्टर, उसको हम क्या कहेंगे, इन शॉर्ट में इंसुलेटर, ठीक है। मतलब इसको शॉर्ट कर रहे हैं कि इंसुलेटर है और ये क्या है,
ये पन्ना क्या है, हमारा पेज क्या है, ये कंडक्टर है क्या इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ नहीं सकती, दौड़ सकती है क्या, नहीं दौड़ सकती है। और ये पेन जो है प्लास्टिक का, ये भी इसमें क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि ये क्या है, इसमें बिजली नहीं दौड़ सकती, यानी कि हीट नहीं दौड़ सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, क्या है, इंसुलेटर है। अब कह रहा है कि वाटर और एयर जो हमने पढ़ा, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी कि इसमें थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी जाती भी है और नहीं, यानी कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं हवा में, और जो वाटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं पहुँच पाती है, लेकिन जो भी पहुँचती है 50% इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है। ठीक है, मोस्ट लिक्विड आर बैंड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ अ मेटल। मरकरी जो अभी हम पढ़ रहे थे थर्मामीटर में, मरकरी क्या होता है, एक तरह से मेटल है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट को ट्रांसफ़र नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, यानी कि केमिस्ट्री में आता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि मरकरी आप सकता है, यह हम 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि एग्ज़ाम में MCQ में या 1 वर्ड में आएगा, कहेगा कि ऐसा मेटल का नाम बताइए जो क्या है, इंसुलेटर, यानी कि उसमें बिजली नहीं दौड़ती है, लेकिन वो है एक मेटल, तो क्या होगा वो, मरकरी, जो कि हम अपने बुखार को नापने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि मरकरी। ठीक है, जो कि एक पॉइजनस भी है, यानी कि जहर भी है। तो याद रखिएगा, मरकरी ऐसा मेटल होता है जिसमें हीट को ट्रांसफ़र नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट था बैड कंडक्टर यूजली कंडक्ट हीट वेरी स्लोली। कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि हीट जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तो जाता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आगे देखेंगे हम। तो मेन आपका यही था, इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर यानी कि जो बिजली को पास करवाते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, और ऐसे सब्सटेंस जो बिजली को पास नहीं करवाते हैं उन्हें बैड कंडक्टर कहते हैं, यानी कि इंसुलेटर करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, वुड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट इन डेली लाइफ आर। मतलब कुछ ऐसे एप्लीकेशन देखेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ती है। जैसे कि पहला पॉइंट कह रहा है कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, यानी कि जो जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो मेटल के बने होते हैं, इसलिए वो हीट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर से कर सकते हैं, यानी कि मतलब हीट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो जिसमें खाना बनता है, जैसे कि अभी पीछे हमने देखा ना, कुकर, बर्तन वगैरह, कढ़ाई रखा था, तो सारे क्या है, मेटल है। नेक्स्ट कह रहा है कॉइल और रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो फ्रिज का कॉइल होता है, यानी कि जो फ्रिज नहीं होता है उसमें एक कॉइल होता है गोल गोल सा, या AC जो हो गया, यानी कि एयर कंडीशनर आर मेड ऑफ कॉपर टू कंडक्ट ऑलवेज हीट। ये किससे बने होते हैं, कॉपर से बने होते हैं, जो हमेशा हीट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गए, एक अच्छे कंडक्टर हो गए, यानी कि कंडक्ट करवा रहे हैं हीट को। नेक्स्ट आता है हैंडल ऑफ कुकिंग वेसल आर मेड ऑफ बेकलाइट ऑफ वुड बिकॉज दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि जब आप खाना बनाते हैं, जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, जब कोई भी खाना बनाता है, जो कुकर वगैरह रहते हैं उसे एक हैंडल प्लास्टिक लगा होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हीट को महसूस नहीं होने देता है अपने बॉडी में, क्योंकि वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि वो इंसुलेटर होता है। लेकिन जो कुकिंग के मटेरियल रहते हैं वो क्या होता है, मेटल का बना होता है, इसलिए उसमें हीट जाती है, लेकिन जिसमें वो पकड़ने वाला रहता है, हैंडल रहता है, उसमें हीट नहीं जाती है, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है। तो यही पॉइंट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट कहना है वुलन क्लॉथ आर वार्म बिकॉज वूल इज एन इंसुलेटर एंड ट्रैप द बॉडी हीट। जो ऊल रहता है, हमने चैप्टर 15 में पढ़ा कि कैसे ऊल मिलता है, तो वही ऊल कह रहा है। जो स्वेटर होता है वो क्या होता है, गर्म रखता है हमारे शरीर को, क्योंकि वो ऊल क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि हीट को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, पास नहीं होने देता है बाहर। तो स्वेटर भी हमारे कह रहा है इंसुलेटर है, क्योंकि वो हीट को पास नहीं कर पाता है, इसलिए हमको ठंडी में गर्मी का महसूस देता है कौन, स्वेटर। नेक्स्ट होता है थर्माकोल, जो हम जिससे हम लोग अपना साइंस का बनाते हैं प्रोजेक्ट, उसी को थर्माकोल कहते हैं। is used to make ice boxes to store ice because being an insulator it does not conduct surrounding the heat of the box। जो थर्माकोल होता है वाइट कलर का, उसमें हम बर्फ़ को रख सकते हैं। इसका डब्बा बनाया है, जैसे एक थर्माकोल इधर से लगाए, एक इधर से लगाए, और इधर से डब्बा बना दिए। उस डब्बे में अगर हम आइस को रखते हैं, 10 मिनट की जगह 20 मिनट में वो आइस पिघलेगा, क्योंकि जो थर्माकोल होता है वो हीट या क्या होते हैं, ठंड को पास नहीं होने देता है। तो थर्माकोल भी एक तरह से क्या है, इंसुलेटर है, यानी कि उसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आइस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो बर्फ़ रहता है, बर्फ़ से आप चाहें अगर हीट प्रोड्यूस करवाना तो नहीं करवा सकते, क्योंकि वो क्या है, बैड कंडक्टर, यानी कि वो इंसुलेटर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ये आयरन है, कॉपर कॉइल है, रेफ्रिजरेटर का यानी कि फ्रीज का, जो कि क्या करवाता है, हीट को कंडक्ट करवाता है, जिसमें हीट, जिसकी वजह से हीट मिलता है AC में भी और रेफ्रिजरेटर में भी। नेक्स्ट होता है आइस बॉक्स। इस तरह के थर्माकोल बने होते हैं जिसमें अगर आइस को रखते हैं तो थोड़ा लेट से पिघलेंगे। ठीक है, जैसे अगर ओपन नहीं रख दें तो 10 मिनट पिघल जाएंगे, अगर इसमें रखेंगे तो हो सकता है 20 मिनट या आधा घंटा तक टिके रह जाए। इस तरीके से जो आइस या थर्माकोल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। अब आता है आइग्लू।
आइग्लू वो होता है, एक जगह का घर होता है जो कि जो ठंडी जगह में रहते हैं, यानी कश्मीर वगैरह में जो रहते हैं, उस तरह के आइग्लू बनवाते हैं कि बर्फ़ के घर बनवाते हैं ताकि ये पिघले ना। तो बर्फ़ भी क्या है हमारा बैड कंडक्टर है, यहाँ पे वही दिया गया है। तो ये सारे एप्लीकेशन थे बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के, यानी कि देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, ये भी एक तरह से माध्यम है, यानी कि ये साधन है हीट को प्रोड्यूस करवाने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजवाने के लिए। लेकिन ये किस में होता है, बस लिक्विड में। कंडक्शन किस में होता था, सॉलिड में। ये कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड में, ठीक है। और जो रेडिएशन होता है वो हवा में फैलता है, यानी कि जैसे हम एग्जांपल दिए हिरोशिमा का, जहाँ पे बम गिरा था पूरी हवा में फैल गया था रेडिएशन, ठीक है। तो यह था कन्वेक्शन, यानी कि ये दूसरा है जो कि कहाँ पर होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट, बस लिक्विड में होता है, ठीक है। तो उसको देखेंगे कैसे लिक्विड में ट्रांसफ़र होता है हीट। हमने कहा था ना कि बस 50% हीट ही ट्रांसफ़र हो पाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स रहते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, जिसकी वजह से ये अपने कैरी कर पाते हैं हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये कन्वेक्शन क्या कराता है, ये मॉलिक्यूल्स को मतलब मूव करवाने में मदद करवाता है। इससे जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। जैसे पानी में हाथ में आप पानी लेंगे तो जब पानी को पकड़ेंगे पूरी तरह से पानी गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं मूव कर रहे हैं। तो जो कन्वेक्शन होता है वो क्या करता है, इसी चीज़ का यूज़ करके वो हीट को ट्रांसफ़र करवाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। ये चीज़ सॉलिड में नहीं हो सकता, यानी क्यों नहीं हो सकता सॉलिड में, सॉलिड यानी कि ठोस, जैसे कि ये प्लास्टिक हो या आयरन वगैरह हो गया, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो हेल्ड स्ट्रांगली, यानी कि बहुत ही तेज़ी से, यानी कि बहुत ही अच्छे पकड़ से वो पकड़े रहते हैं एक दूसरे को। जिसको हम किस पकड़ के कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि मॉलिक्यूल के लेवल पे, यानी कि छोटे से छोटे लेवल पे एक फोर्स होता है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। सॉलिड के अंदर यही फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो वो जो मेटल के लिए यूज़ हो रहा है वो हो रहा है कंडक्शन, और कन्वेक्शन के लिए यानी कि लिक्विड में। तो वही कह रहा है ये जो पॉइंट है, द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर नॉट टू मूव। जो सॉलिड के पार्टिकल्स रहते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उसमें कंडक्शन काफ़ी अच्छे से होता है। लेकिन कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड। लेकिन जो कन्वेक्शन है, जो हम सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो किस में होगा, बस लिक्विड में होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक। नेक्स्ट हमारा नोट है, कह रहे कि जो कन्वेक्शन होता है ना, कन्वेक्शन जो करंट होते हैं, यानी कि जो हल्के हल्के बिजली जो लेक चलते हैं, हल्के हल्के हीट लेक चलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बारिश को लाने के लिए, ठीक है। जब बारिश होता है तो देखते हैं लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग यानी कि बिजली चमकता है, तो किसकी वजह से चमकता है, कन्वेक्शन की वजह से। क्योंकि जो बादल में पानी रहती हैं, पानी के पार्टिकल्स रहते हैं, वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करते रहते हैं 50-50 मात्रा में, यानी कि आधा आधा मात्रा में, जिसकी वजह से जब वो आपस में टकराते हैं तो बिजली प्रोड्यूस होता है, यानी कि लाइटनिंग होती है, बिजली गिरता है। ये तो हो गया अर्थ के, पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, लावा है बहुत सारा, है ना, कहते हैं ना कि पृथ्वी के अंदर लावा है। तो लावा भी एक तरह से क्या है, लिक्विड है। लिक्विड है तो वो भी मूव करेगा, जिसकी वजह से मूव करने के कारण कन्वेक्शन पैदा होता है, और कन्वेक्शन के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है अपर सरफेस में जहाँ पर बारिश होती है, बारिश किसके कारण होती है, कन्वेक्शन करंट की वजह से। ये बस नोट है, आपको जानना है, आएगा नहीं एग्जाम में, ये जरूर एग्जाम में आएगा कि कन्वेक्शन कहाँ पर होता है, बस लिक्विड या गैस में होती है, ठीक है। ये हो गया कन्वेक्शन। जो हमारा गैस होता है वो भी जानते हैं हम क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं घूमते रहते हैं, मूव नहीं करते, घूमते रहते हैं इधर उधर, रैंडमली इधर से उधर जाते हैं। तो उसमें और ज़्यादा क्या होता है, मतलब और कम हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, सेकेंड टॉपिक आता है कन्वेक्शन करंट इन नेचर, यानी कि जो कन्वेक्शन करंट होता है, यानी कि लिक्विड जो होता है, जो लिक्विड में करंट दौड़ता है, प्राकृतिक रूप से क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है, एग्जाम में आता तो नहीं है, लेकिन देखिए कह रहा है कि जो कोस्टल के लोग होते हैं, यानी कि जो कोस्टल जगह है, कोस्टल यानी कि जो समुद्र का किनारा होता है, जैसे यहाँ पर दिया ना फिगर में, तो ये समुद्र का किनारा है, या समुद्र है, ये ज़मीन है। तो जो दिन के समय में क्या होता है, डे टाइम में जो ज़मीन रहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि इसकी रोशनी सीधे ज़मीन पे पड़ती है, और जो पानी में रोशनी पड़ती है वो थोड़ा, पानी तो गहरा है तो उसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, मुकाबले ज़मीन के। तो ज़मीन की हवाएं जो रहती हैं वो गर्म हो जाती हैं, ठीक है, और जो समुद्र की हवाएं रहती हैं वो थोड़ा ठंडा रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि गर्म से ठंडे की तरफ जाता है और ठंडा गर्म की तरफ आता है। इसलिए जो लोग रहते हैं समुद्र के किनारे, अगर आप कभी समुद्र के किनारे गए होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ के जो हवाएं आती हैं वो ठंडी ठंडी आती हैं। क्यों आती हैं, देखिए मैंने अभी पढ़ा है कि जो गर्म चीज़ें होंगी वो ठंडे की तरफ भागेंगी, ठीक है, यानी कि जो गर्म होगा वो ठंड की तरफ भागेगा। जैसे गर्म पानी था, आपने उबाल के रखा और रूम में रखा, तो कुछ दिन बाद वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, गर्म ठंडे की तरफ भाग रहा है और ठंडा गर्म की तरफ भाग रहा है। जैसे कि आप फ्रिज से बर्फ़ को निकाले और रख दिए तो 10 मिनट बाद क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो क्या होगा, ठंडा से गर्म हो गया। तो वही कह रहा है कि जो गर्म हवाएं होंगी ज़मीन की वो भागेंगी समुद्र की ओर, और जो समुद्र की ठंडी हवाएं होंगी वो आएंगी
कहाँ पर, ज़मीन की ओर। इसलिए जो लोग रहते हैं दिन के समय में जाते हैं समुद्र किनारे ताकि ठंडा ठंडा हवा मिले। तो यही कारण होता है जिसको हम सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है द कूलर एयर दैट ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड, यानी कि जो समुद्र से हवाएं आती हैं कहाँ पर, लैंड की तरफ यानी कि ज़मीन की तरफ डे टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं सी ब्रीज, यानी कि समुद्र से हवाएं आ रही हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि जो ज़मीन रहता है वो काफ़ी गर्म रहता है, तो ठंडा से गर्म जाता है, गर्म से ठंडा जाता है। तो ये होती है सी ब्रीज। अब आता है रात में क्या होता है, रात में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि समुद्र गर्म हो जाता है और ज़मीन ठंडा होता है। तो ये जो ज़मीन पर रहता है तभी मतलब क्या होता है, ठंडा हवा आएगा। जो समुद्र किनारे रहते हैं वो दिन में भी ठंडा हवा पाएंगे और रात में भी। दिन में किस वजह से होता है कि समुद्र का ठंडा हवा ज़मीन की तरफ आता है और रात में ज़मीन की तरफ से ठंडा हवा कहाँ जाता है, गर्म की तरफ जाता है। तो ठंडा हवाएं मिलती रहती हैं समुद्र के किनारे। तो ये कह रहा है नेचर होता है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से कन्वेक्शन कैसा होता है नेचर में। तो ये मतलब काफ़ी मज़ा आता है देखने में जो समुद्र के किनारे रहते हैं। अब आता है एप्लीकेशन टू कन्वेक्शन इन करेंट डेली लाइफ, मतलब कि डेली लाइफ में कन्वेक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। पहला देखते हैं पॉइंट। तो पहला कन्वेक्शन आता है एयर कूलर में, यानी कि जो आपके घर में एसी वगैरह होते हैं या कूलर होते हैं उसमें इस तरीके से फिट किया जाता है इन साइंटिस्ट के द्वारा या मशीन के द्वारा कि जो हाई लेवल्स के जो हवाएं रहती हैं, यानी कि जो ठंडी हवाएं रहती हैं वो क्या करती हैं, पीछे चली जाती हैं, और जो ठंडी ठंडी हवाएं रहती हैं वो आपके फेस पे लगता है। वही काम करता है एसी और कूलर दोनों, ठीक है। इसलिए एसी तो नेचुरली है, लेकिन कूलर में क्या होता है पानी डालना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ठंडी हवाएं इस तरीके से जैसे ज़मीन पे समुद्र के किनारे हो रहा था वैसे इसमें भी होता है, कूलर में भी, ठीक है। तो ये है पहला पॉइंट, मतलब पहला एप्लीकेशन है जिसकी वजह से आपको कूलर की या एसी की वजह से ठंडा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रूम हीटर आर प्लेस नियर द फ्लोर, दिस हीट ऑफ द रूम क्विकली। कह रहा है कि जो रूम हीटर होता है जिसको आप ठंड में यूज़ करते हैं उसको फ्लोर पे रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रूम अच्छे से क्या होगा, जल्दी से हीट हो जाएगा। क्यों होगा, इसी की वजह से। ये जो प्रोसेस था ना, इस प्रोसेस से जो सी ब्रीज था, ठीक है, दिन के टाइम पे हो रहा है तो सी ब्रीज और रात के समय पे हो रहा है तो लैंड ब्रीज, यानी कि दिन के समय में समुद्र से हवाएं आ रही हैं और रात के समय में लैंड से हवाएं आ रही हैं, ज़मीन से हवाएं आ रही हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप रूम हीटर को चलाएं तो उसको फ्लोर पे रखिएगा ताकि आपका रूम जल्दी से क्या हो जाए, हीट हो जाए। फ्रीजर्स आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर सो दैट इजीली कैलकुलेट द एयर कूलर, यानी कि जो फ्रीज रहते हैं जो आपके घर में फ्रीज होंगे वो भी इसी दोनों बेस पे क्या होंगे, आधारित होंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन होता है किसका, कन्वेक्शन का। और कन्वेक्शन किस में होता है, बस लिक्विड में। तो लिक्विड का जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ आपको प्रॉफिट होगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेंटिलेशन। वेंटिलेशन आपने नाम सुना होगा, क्या है कि ये गांव में शहर में लगता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो वेंटिलेशन होते हैं इस तरीके से दो होते हैं, ये थोड़ा रूम के ऊपरी हिस्से में लगते हैं या रूम के किनारे किनारे लगते हैं। इनका काम क्या होता है, देखिए गर्मी के समय में क्या होता है, रूम थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उस गर्मी को निकालने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वेंटिलेशन क्या करते हैं, जो इम्प्योर यानी कि जो अशुद्ध हवाएं होती हैं या गर्म हवाएं होती हैं वो लगातार इस वेंटिलेशन के जरिए निकलती रहती हैं और फ्रेश हवा आती रहती हैं, उसी को हम वेंटिलेशन कहते हैं। साफ साफ लिखा है कि वो प्रोसेस बाय विच, जिसके वजह से इम्प्योर एंड वार्म एयर इनसाइड अ रूम कंटिन्यूसली रिप्लेस, यानी कि गर्म हवाएं और अशुद्ध हवाएं लगातार कंटिन्यूसली यानी कि लगातार रिप्लेस होती है, किसकी वजह से, फ्रेश हवा की वजह से। मतलब फ्रेश हवा आती जाती हैं और गर्म हवाएं निकलती जाती हैं, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेंटिलेशन। अगर आता है वेंटिलेशन लिखने के लिए तो सिंपल सा आप लोग लिख देंगे बना के कि वो प्रतिक्रिया यानी कि वो प्रोसेस जिसकी वजह से इम्प्योर और वार्म एयर क्या होता है, बाहर चला जाता है और फ्रेश हवा अंदर आती है लगातार, उसी को हम वेंटिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पैराग्राफ है, ये कहता है कि जो रूम में लोग रहते हैं, जैसे 3-4 लोग हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा सांस लेते रहते हैं। तो जो ऑक्सीजन आता है वो तो अंदर चला गया, लेकिन अंदर से क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रूम को गर्म कर देता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से रीज़न हो सकता है रूम को गर्म रखने में, मतलब जो रूम रहता है वो गर्म हो जाता है, किस वजह से, जो लोग रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से रूम गर्म हो जाता है। तो उसके में भी यूज़ के लिए वेंटिलेशन लगाया जाता है ताकि रूम को फ्रेश रखा जा सके, जो गर्म हवाएं हैं वो निकल जाए और फ्रेश हवाएं चली जाएँ, ठीक है। कह रहा है कि इस तरीके से ठंडी हवाएं और फ्रेश हवाएं खिड़की और दरवाज़ों के जरिए आती रहती हैं, जो कि लगातार उस रूम को मेंटेन की रहती हैं। और किसके द्वारा होता है, ये कन्वेक्शन करंट के द्वारा होता है, ठीक है। मतलब ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, यही तो होता है कन्वेक्शन। मतलब कि जहाँ गर्म होगा वहाँ पर ठंडी हवाएं आएंगी और जहाँ ठंडा होगा वहाँ गर्म हवाएं आएंगी। तो कन्वेक्शन का काम होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रेडिएशन, यानी कि गैस, यानी कि जो करंट यानी कि जो हीट होगा वो किस में तैरेगा, एयर में। जैसे कि जहाँ पर धमाका वगैरह होता है, देखते हैं पहले डिफिनीशन देखते हैं, किताबी की डिफिनीशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट
यानी कि वो प्रतिक्रिया जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है विच डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड रेडिएशन। यानी कि ऐसा मतलब चीज़ हो जिसमें क्या हो, हीट ट्रांसफर हो जाए एक जगह से दूसरी जगह तक और कोई मीडियम भी ना लगे, यानी कि साधन भी ना हो। मतलब इस जगह से इस जगह तक हीट ट्रांसफ़र करना है तो ये मीडियम ना हो, क्या हो, बस एयर हो। तो अगर इस जगह से हीट इस जगह तक मतलब 10-15% में हीट अगर जा रहा है या 20% में करंट जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। ठीक है, मतलब कि बिना साधन के, यानी कि बिना साधन के हीट जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको क्या कहेंगे, रेडिएशन। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो क्या कहेंगे, किस तरह से लिखेंगे, कहेंगे वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें हीट का ट्रांसफर हो विदाउट एनी मीडियम, ठीक है, इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, द हीट इज ट्रांसफर इवन इन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन टू बॉडीज, यानी कि दो बॉडीज के अंदर कोई चीज़ ना हो, खाली जगह हो, उसको हम क्या कहेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। ठीक है, इसका अच्छा सा रीज़न है, कह रहा है कि जब हम बाहर होते हैं यानी कि जब धूप में होते हैं तो हमको हीट महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इस रोशनी से यानी कि सूरज के कारण हमको धूप गर्माहट मिलती रहती है। तो धूप से जो हीट आ रहा है वो तो किसी माध्यम से आ नहीं रहा है, वो किससे आ रहा है, एक खाली माध्यम से आ रहा है जो कि क्या है, रेडिएशन है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है जो कि हमको गर्म रखने मतलब गर्म रखता है धूप में। तो क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सूरज से आ रहा है। सूरज से ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से एक आयरन या रॉड लगा है जिसकी वजह से हीट पृथ्वी पे हीट गिर रही है और सबको हीट गर्म महसूस हो रहा है, नहीं। किसकी वजह से आ रही है, एयर की वजह से या वैक्यूम, यानी वैक्यूम यानी कि खाली जगह से ये आ रहा है। तो कहाँ पर होता है रेडिएशन, जहाँ पे बीच कोई साधन ना हो, यानी कि डायरेक्ट आता है ये एयर के जरिए। तो वही कह रहा है कि अच्छा एग्जाम्पल है सूरज वाला, कि सूरज की जो रोशनी आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, यूवी रेस के जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, हीट होता है उसमें। ठीक, तो इस तरीके से रेडिएशन काम करता है। यहाँ पर वही कह रहा है कि जो सूरज और सूर्य की जो डिस्टेंस वो काफ़ी दूर है, यानी कि ये सूरज है और यहाँ पर क्या है, सन हमारा पृथ्वी है। यहाँ से यहाँ तक रोशनी आने में टाइम तो लगती है, लेकिन क्या है, उसके साथ हीट भी आता है। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसा है नहीं कि कोई साधन है जिसकी वजह से हमको हीट मिल रही है, यहाँ पर कोई साधन नहीं, यहाँ पर क्या है, बस जगह है जिसकी वजह से हीट क्या आ रहा है। तो उसी को आने को या जाने को बिना किसी माध्यम से क्या कर देंगे, रेडिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी मीडियम नहीं लगता, कोई भी साधन नहीं लगता हीट को ट्रांसफर करने के लिए, बस ऐसे ही चला जाता है। यहाँ पर लिखा है कि रेडिएशन में क्या होता है कि जो हीट ट्रेवल होती है ना, मतलब जो गर्माहट है यार की जो हीट है, वो जब जाती हैं तो स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। कैसे जाती हैं, स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ वेव, या वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, मतलब कि सीधा जाती रहती हैं। इस तरीके से हीट ट्रेवल करती है। जैसे आप लोग दिमाग में आ रहा होगा ना कि बिना माध्यम के हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पर हवाएं रहती हैं जिसकी वजह से हीट जो है वेव के फॉर्म में या तो सीधा या तो वेव के फॉर्म में जाती रहती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये तरीका होता है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। कह रहा दुनिया में जितनी भी मतलब बॉडी है, जितनी भी बॉडी है यानी कि जीवित प्राणी है, उनमें से सारा क्या होता है, हीट निकलता रहता है, जिसको हम रेडिएंट हीट बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे ह्यूमंस हो गए चाहे जानवर हो गए, उन सबके अंदर से क्या होता है, हीट निकलता रहता है। ठीक है, किसी भी आप जानवर को टच करेंगे तो उसमें बॉडी से हीट निकलता रहेगा हमेशा, ऑलवेज 24/7। उसको क्या कहेंगे हम, रेडिएंट हीट बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि जो लाइट है यानी कि जो सूरज की रोशनी, वो भी तरह क्या है, एक तरह का रेडिएंट एनर्जी है, एक तरह से एनर्जी है जो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। यानी कि जो सूरज की रोशनी होती है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, वो ऐसे मूव नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो हीट होता है वो कैसा होता है, वेव के फॉर्म में आता है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो यही कह रहा है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो देखते हैं। कह रहा है कि जो मटेरियल होते हैं यानी कि जो मेटल्स वगैरह होते हैं, उनमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो पाता है इन लोगों के मुकाबले। इन लोग यानी कि रेडिएशन और कन्वेक्शन के मुकाबले किस में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, मेटल में, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होंगे सबसे क्लोज रहते हैं। उसके बाद किस में होगा, कन्वेक्शन में, यानी कि जिसके पार्टिकल्स पास तो रहते हैं लेकिन मूव करते रहते हैं आपस में ऐसे। ठीक है, उसके बाद रेडिएशन में जिसके पार्टिकल्स दूर रहते हैं, जिसकी वजह से हीट थोड़ा कम मतलब लगता है, जिसकी वजह से जो धूप की रोशनी आती है हम जिंदा रह पाते हैं। अगर ये सॉलिड होता तो हम तुरंत मर जाते उस धूप की रोशनी के कारण, हीट के कारण। तो वही बस यहाँ कह रहा है कि मेटल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब मोर हीट देन नॉन मेटल्स। ठीक है, द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, द डार्क ऑब्जेक्ट मोर एज वेल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो डार्क ऑब्जेक्ट होने हैं यानी कि जो काले कपड़े होते हैं वो ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, और जो वाइट वाले होते हैं वो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि धूप को क्या होते हैं, हीट को बाहर फेंक देते हैं। इसलिए जो गर्मी में कपड़े पहनते हैं वो लाइट वाले कपड़े पहनते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं। जैसे आप जब बड़े लोगों को देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि गर्मी में क्या पहनते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा हीट क्या होता है, बाहर रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि बाहर फेंक देता है। जैसे वाइट कपड़े हैं ना,
तो गर्मी में वाइट कपड़े ही पहनने चाहिए या हल्के कपड़े पहनने चाहिए, जिसकी वजह से लाइट आता है और गिर के चला जाता है। वहीं अगर ये ब्लैक होगा, ऐसे होगा, तो सारा का सारा लाइट क्या होगा, ऑब्जॉर्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे ऑब्जॉर्व होगा, इसका एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो क्या करिएगा, अंधेरे में, ठीक है, जब रात होगा तो उसमें से एक काला कपड़ा लीजिएगा, कोई भी मतलब डार्क कपड़ा हो, काला कपड़ा हो, बस वाइट कपड़ा ना हो, काला कपड़ा हो, और उसके अंदर से फ्लैश जलाइएगा। ठीक है, फ्लैश को ऑन करिएगा। जब फ्लैश को ऑन करेंगे तो देखेंगे इस पार से इस पार जो लाइट है नहीं जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको प्रूफ पता चल गया कि काले कपड़े में लाइट पास नहीं करती है। वही चीज़ आप फिर दोबारा लीजिएगा कि सफ़ेद रुमाल लीजिएगा। ठीक है, उसमें से जब लाइट पास कराएंगे तो सफ़ेद रुमाल से लाइट पास हो जाएगा, जिसकी वजह से पता चलता है कि सफ़ेद चीज़ों में लाइट क्या होता है, हीट को पास करा देता है, लेकिन डार्क में यानी कि काला कपड़ा पास नहीं करा पाता है। तो वही लिखा है कि द ब्लैक कलर ऑब्जर्व मैक्सिमम एंड गेट आउट द मैक्सिमम हीट रेडिएंट, यानी कि जो काला कपड़ा रहता है या काला जो भी चीज़ रहता है, मतलब काले कलर का हो, डार्क कलर का हो, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट को ऑब्जर्व करता, सोख लेता है और मैक्सिमम हीट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो शाइनी सरफेस होती हैं या जो स्मूथ सरफेस होती हैं, जैसे कि मिरर, जैसे देखते हैं ना, मिरर को ऐसे ऐसे करते हैं तो सारा सारा लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वही कह रहा है कि जो स्मूथ और शाइनी सरफेस होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को अच्छी तरीके से, किसके मुकाबले में, डार्क एंड रफ सर्विस में। जो डार्क चीज़ें होंगी वो ऑब्जर्व कर लेंगी और जो शाइनी होंगी वो लाइट को बाहर फेंक देंगी। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है कि ऑब्जेक्ट, यानी कि इस हीट, जैसे ये सूरज है, मान लेते हैं हमारा ये जो हैंड है वो सूरज है, तो ये ऑब्जेक्ट जितना पास रहेगा उस ऑब्जेक्ट के उतना ज़्यादा हीट इसको मिलेगा। जाहिर सी बात है, आप जितने उसके पास रहेंगे उतना आपको हीट मिलेगा, और जितने दूर जाएंगे उतना हीट कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो ये बस 4 पॉइंट कह रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, रेडिएशन में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा शाइनी या स्मूथ सरफेस रहते हैं उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि वाइट लाइट। ठीक है, और वही जो डार्क चीज़ें रहती है, यानी कि जो काला कपड़ा रहता है, उसमें से लाइट पास नहीं कर पाता है। चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया है रेडिएशन का, जो मैंने समझाया कि काला कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा, वही यहाँ पर कह रहा है कि काला कपड़ा जो है मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्व करेगा और वहीं वाइट कपड़ा क्या होगा, फेंक देगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो खाने बनाने वाले क्या बोलते हैं बर्तन होते हैं, वो नीचे से देखते होंगे काला होता, मतलब अब जो बर्तन आते हैं इस तरीके से नीचे का जो लेयर रहता है बर्तन का, जैसे मान लीजिए कुकर है, कुकर का जो नीचे वाला सरफेस होगा क्या होगा, काला होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या कर सके, एब्जॉर्व कर सके। इस तरीके से बर्तन भी बनाए जाते हैं, फ्रिज भी बनाए जाते हैं उसी आधार पे कि जो फ्रिज हो काला हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व कर सके। हीटर को भी वैसे बनाया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर, यानी कि जो धूप की रोशनी से जो खाना बनते हैं, सोलर कुकर उसे कहते हैं, उसको भी काला बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से काम करता है हमारा रेडिएशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मतलब गर्म को गर्म रखने के लिए और ठंड को ठंड रखने के लिए एक कंटेनर एक बनता है जिसको हम कहते हैं थर्मोफ्लास्क। जैसे मिल्टन होता है ना, मिल्टन का बॉटल जो होता है, जो काफ़ी महंगा आती है 1000-1200 का, उसमें आप पानी रखते हैं गर्मी के समय में, ठंडा तो ठंडा ही रहता है। वही चीज़ हम गर्मी ठंडी में कहते हैं, क्या ठंडी में क्या करते हैं, गर्म पानी रखते हैं और लगभग 12 घंटों तक क्या होता है, गर्म रखता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, थर्मोफ्लास्क। फ्लास्क यानी कि एक कंटेनर, यानी कि एक बॉटल इस तरीके से, ठीक है, जिसके अंदर थर्मो यानी कि थर्मल एनर्जी, यानी कि गर्म को गर्म रखा जा सके और ठंडे को ठंडा रखा जा सके। वही चीज़ पूरे कह रहा है। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है थर्मोफ्लास्क क्या होता है, व्हाट इज़ थर्मोफ्लास्क, 2 नंबर में आएगा, उससे नहीं आएगा, तो आप सिंपल से बना कर लिख सकते हैं कि ऐसा एक कंटेनर या एक ऐसा बॉटल जिसमें से मतलब क्या हो, वार्म लिक्विड को मतलब गर्म लिक्विड को गर्म रखे और ठंडे को ठंडा रखे, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोफ्लास्क कहेंगे। ठीक है, और ये डबल लेयर होता है। अब कैसे भी बना होता है, वो मिल्टन बनाता है। बस आपको इतना जानना था कि गर्म को गर्म रखने के लिए और ठंड को ठंडा रखने के लिए क्या होता है, थर्मोफ्लास्क यूज़ किया जाता है। बस यही था चैप्टर आज का। तब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।